हेलो दोस्तों, द ग्रेट डायलॉग्स में आपका स्वागत है। मैं हर्षल खटवाई। आज हम कुछ अलग स्टोरी लेके आए हैं जिसमें भारत का भी इन्वॉल्वमेंट है, चाइना है, रशिया है, यूएस है। आज डायरेक्ट वॉर के रिलेटेड कोई स्टोरी नहीं है। तो आज की जो हमारी पहली स्टोरी है वो है वेनेजुला की। ये टाइम्स ऑफ इंडिया से हमने लिया है। वेनेजुला एक्टिंग प्रेसिडेंट टू विजिट इंडिया नेक्स्ट वीक फॉर ऑयल डिस्कशन, रूबियो। अभी वेनेजुला की जो प्रेसिडेंट है, एक्टिंग प्रेसिडेंट है। भले ही वो नॉमिनेटेड नहीं है, इलेक्टेड नहीं है, या फिर शी इज़ नॉट अ रूलर, स्टिल शी कुड हैव अनाउंस दिस कि वो आ रही है करके, या फिर वो आना चाहती है। लेकिन ये यूएस ने डिक्लेयर किया है, मार्को रूबियो। तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि वेनेजुला की जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है वो आ रही है। अभी इसके पीछे में क्या रीज़न है? शायद तक कि हम इतना जानते हैं कि वेनेजुला अभी यूएस के अंडर में है, तो इसके वजह से ये सब हो रहा है। यूएस वेनेजुला की जो ऑयल मार्केट है उसको कंट्रोल कर रहा है, इसलिए यूएस चाहता है कि भारत वेनेजुला से और ज़्यादा ऑयल परचेज करे। वेनेजुला's interim president डेल्सी रोड्रिगेज will travel to India next week for talk on the oil sales, US Secretary of the State Marco Rubio said on Thursday, as Washington pushes to deepen energy ties with New Delhi. अभी भारत यूएस से इतना शायद तक कि ऑयल नहीं परचेस कर रहा है, इसके वजह से उसके अंडर जितने भी रिसोर्सेस है यूएस के अंडर में, उसको वो यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा है ताकि भारत उनसे ऑयल परचेस करे। वेल, वी वांट टू सेल देम मतलब इंडिया, मतलब हम भारत, as much energy as they will buy. And obviously you have seen, I think we are at historic level of US production and US export, Rubio told reporter in Miami. अभी ये जो बातें हैं ये मार्को रूबियो ने कही है कि हम हिस्टोरिक प्रोडक्शन में है, ऑयल प्रोडक्शन में, ऑयल एक्सपोर्ट में है, और भारत हमसे ऑयल परचेस करेगा। दे मतलब अगेन भारत, आर ग्रेट अलाय, ग्रेट पार्टनर। अभी तक का भारत को इन लोगों ने काफ़ी नाम रखे हैं। अभी जैसे ही इनको लगा कि शायद तक कि भारत हमसे ऑयल परचेस करेगा, तो ग्रेट पार्टनर और ग्रेट अलाय ये आ गया है। डेफिनेटली भारत एक ग्रेट अलाय और ग्रेट पार्टनर है, लेकिन आप किस वजह से इसको बता रहे हो या फिर दुनिया के सामने ये चीज़ रख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। वी डू अ लॉट ऑफ गुड वर्क विथ देम, and so it is important trip. I am glad we are able to do it because I think there will be a lot for us to talk about, Rubio said. अभी भारत के साथ में उसको और ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पता था कि हमने हमने मतलब यूएस ने एक डैमेज कर दिया था भारत के और यूएस के रिलेशनशिप को। जैसे आपको पता है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी यूएस ने, तो उसको लेके काफ़ी ज़्यादा हम में और यूएस में डिफरेंसेस आए थे। लेकिन अभी ऐसी चीज़ है कि यूएस को वो कवर अप करना है, क्योंकि वॉर अभी ख़त्म होने में है। रशिया यूक्रेन का वॉर ऑलमोस्ट ख़त्म होने के कगार पे है, क्योंकि अभी जो भी चल रहा है वो सिर्फ ड्रैगिंग चल रही है, वहाँ पे ऐसा कुछ वॉर नहीं चल रहा है। तो इसके वजह से अभी सबका ध्यान जाएगा बिजनेस की तरफ, और इंटरिम जो इलेक्शन है नवंबर के यूएस में, उसके ऊपर सबका अभी ध्यान रहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक क्या किया हुआ है। रोड्रिगेज टुक पावर आफ्टर यूएस फोर्स डिपोज फॉर्मर वेनेजुला प्रेसिडेंट निकोलस मडुरो इन जनवरी में मडुरो को इन्होंने अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि सब कुछ बिक चुका था वहाँ पे, मतलब सब कुछ इन द सेंस जो भी गवर्नमेंट बॉडी थी, जो प्रशासन था, वो पूरी तरह से बिक चुका था। इसके वजह से इजीली मडुरो को वहाँ से पिकअप किया गया था, मतलब अरेस्ट किया गया था। तो ये चीज़ें इसलिए भी इजी हुई थी क्योंकि कहीं ना कहीं जो अभी की प्रेसिडेंट है रोड्रिगेज, इसको कहीं ना कहीं पता था कि ऐसी चीज़ होने वाली है, और
रोड्रिगेज को प्रॉमिस किया गया था, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, कि आप नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेगी, भले ही वो केयर टेकिंग रहे लेकिन आप नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेगी। While she publicly criticized the operation, she has also received praise from US President Donald Trump for cooperating with Washington, including the assisting oil companies. अभी यहाँ पे एक पूरा पता चला है कि खेल क्या हुआ है। यूएस को सिर्फ ऑयल चाहिए था, इसके लिए मडुरो को वहाँ से उठाया गया था। यूएस को जब भी ऑयल लगता है या फिर रिसोर्सेज लगते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, तब यूएस ये चीज़ें करता है। ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है, हमेशा यूएस ऐसे ही करता है। सिर्फ बहाने अलग अलग रहते हैं, बताने की बात अलग रहती है, लेकिन करता यही है। ईरान का जो वॉर चालू है, इसमें भी यही चालू है कि यूएस को चाहिए है कि वहाँ की जो ऑयल रिसोर्सेज है वो उसके कंट्रोल में रहे। ऑब्वियसली न्यूक्लियर पावर है, फिर बाद में रिजिम चेंज है, ये आते हैं, लेकिन ये हल्के से नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। फर्स्ट चाहिए यूएस को कि अपने हाथ में सब कुछ रहे, ऑयल और बाकी रिसोर्सेस है वो सब। नेक्स्ट स्टोरी जो है वो सीएनबीसी से ली है। यूएई सेज न्यू पाइपलाइन दैट विल बाईपास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज नियरली 50% कंप्लीट। अभी यूएई जो है वो ओपेक से बाहर निकल चुका है, तो बाहर निकलने के बाद में वो जितना चाहे उतना प्रोडक्शन कर सकता है, जितना चाहे उतना एक्सपोर्ट कर सकता है। तो यूएई ने उनके कंट्री से अलग अलग कंट्री के लिए अभी पाइपलाइन डालना चालू कर दिया है, और ये जो पाइपलाइन है ये भारत तक भी आ सकती है, मुंद्रा पोर्ट तक, मतलब गुजरात तक का जो अडानी के पास में पोर्ट है वहाँ तक का ये पाइपलाइन आएगी, और वहाँ से गैस और ऑयल ये वहाँ से भेजा जाएगा, पाइपलाइन के थ्रू भेजा जाएगा। तो ये चीज़ें हो सकती है मतलब क्या, होने वाली ही है, लेकिन सभी कंट्रीज़ को अभी दूसरे ऑप्शंस भी ढूंढने पड़ेंगे। सिर्फ ये एक ऑप्शन नहीं है, काफ़ी सारे ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ईरान के पास में अभी एक चाबी लग गई है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। जब चाहे वो बंद कर सकता है, और किसी भी कंट्री को उसके ऊपर अटैक करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, शायद तक के 2 या 3 महीने या फिर 1 साल भी लग सकता है। तो इसलिए सबको अपने अपने जो रिसोर्सेस है उसके लिए अलग अलग मीन्स और वेज निकालने पड़ेंगे। राइट नाउ too much of the world energy still moves through too few choke points. सुल्तान अहमद अल जबर। अभी जो सुल्तान अहमद अल जबर है, उन्होंने ये चीज़ कही है कि अभी भी काफ़ी सारे ऐसे एनर्जी के वेज है, मतलब जहाँ से एनर्जी को रूट दिया जाता है, मतलब ट्रांसपोर्ट होता है, वो काफ़ी छोटे छोटे जो चोक पॉइंट्स है वहाँ से निकलता है। जैसे एग्जांपल के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, फिर बाद में जो गल्फ में और एक है वहाँ पे भी आता है, मंदेब का जो है उसमें भी आता है, और फिर बाद में आता है जो भारत के पास में आता है मलाका स्ट्रेट, तो वहाँ पे भी तो ये सारे चोक पॉइंट्स है। तो इससे बचने के लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन निकालना पड़ेगा, ये यूएई को पता है। द न्यू पाइपलाइन विल डबल एनडीएनओसी's export capacity through Fujairah, a port that sits on the Gulf of Oman, just beyond Hormuz. अभी इनका कहना है कि जो एनडीएनओसी है, मतलब जो एजेंसी कह सकते हैं या फिर डिपार्टमेंट कह सकते हैं, इनका कहना है कि अगर ये पाइपलाइन हो जाती है तो हमारा एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ेगा, और साथ ही साथ ये जो इसका जो लोकेशन है वो फुजेरा पोर्ट से है, और फुजेरा पोर्ट जो है वो गल्फ ऑफ ओमान में आता है। जैसा आप जानते हैं कि वहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ वाटर है। फर्स्ट आता है ओमानी वाटर, मतलब जो ओमान के अंडर में आता है वो वाटर। फिर सेकंड आता है इंटरनेशनल वाटर, जिस पे किसी भी कंट्री का राज्य नहीं है या फिर कंट्रोल नहीं है। फिर बाद में आता है ईरान का, दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये जो पार्ट है, ये 3 टाइप्स के वाटर यहाँ पे है, और जो ओमानी वाटर है या फिर ओमानी एरिया है वहाँ से ये जो पाइपलाइन है ये निकलेगी। UAE has accelerated the construction of the project due to the Iran war. The pipeline is expected to become operational in 2027. नेक्स्ट ईयर तक ये पाइपलाइन का जो काम है ये कंप्लीट हो जाएगा।
ऐसा नहीं है कि ये पाइपलाइन फर्स्ट टाइम ऐसे बिल्डअप हो रही है, ऐसे काफ़ी सारे पाइपलाइन हैं। एक है रशिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में है, फिर बाद में पाकिस्तान और ईरान के बीच में भी होने वाला था, लेकिन वो हुआ नहीं है, जिसके लिए ईरान शायद तक के $16 बिलियन का क्लेम पाकिस्तान के ऊपर डाल सकता है। और अभी ये भी होगा, ये काफ़ी सारे पोर्ट्स तक जाएगा, काफ़ी सारे कंट्रीज तक जाएगा, जिसमें एक भारत भी है। Iran has blocked Hormuz since March, choking off oil and gas export of the UAE and the other Gulf Arab producers. The UAE has redirected some oil export through an existing pipeline to Fujairah, which has maximum capacity of 1.8 million barrels per day. जो फुजेरा से जो एक्सपोर्ट होता है ऑयल का, वो 1.8 मिलियन बैरल पर डे होता है। तो ऑब्वियसली पाइपलाइन के थ्रू ये और ज़्यादा हो जाएगा। हमारी जो नेक्स्ट स्टोरी है वो अल जजीरा से ली है। अगेन ये भारत और यूएस के बारे में है। मार्को रूबियो विजिट्स इंडिया, व्हाट इट एट स्टेक विथ ट्रंप मोदी टाइज स्ट्रेन्ड। अभी ट्रंप को भारत के साथ में कुछ एक अच्छी डील देनी पड़ेगी या फिर अच्छा एक बर्ताव करना पड़ेगा, ताकि भारत जो रुकी हुई या फिर स्लो मोशन में चलने वाली जो डील है उसके ऊपर फटाफट काम करे। जो फादर ऑफ ऑल डील थी यूएस की तरफ से, उसके ऊपर फटाफट काम हो जाए, इसके लिए ट्रंप ये करेगा। अभी ट्रंप को ये करना भी ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्शन सब कुछ उसके लिए अभी चालू है, और उसी चीज़ के लिए यूएस को वॉर में से बाहर निकलना है। उसी चीज़ के लिए यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है वो रुकवाना है, ताकि रशिया भी वहाँ से बाहर निकले, ताकि डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे डंका बजा सके कि हाँ मैंने ये करके दिखाया है। अभी ये जो मीट हो रही है ये क्वाड्स के लिए हो रही है। क्वाड्स में है यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। अभी कहने के लिए तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, फिर बाद में ट्रेड है, फिर जो ट्रेड इजी हो उसके लिए सब बातें हो, ये सब चीज़ें बताई गई है। लेकिन इसमें एक वर्ड आता है एशिया पैसिफिक। जब भी एशिया पैसिफिक ये वर्ड आएगा, उसका मीनिंग चाइना है, कि चाइना को रोकना है, चाइना को कंट्रोल करना है, चाइना को एक्सटेंड नहीं होने देना है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जियोग्राफी वाइज और मॉनेटरी वाइज, मतलब उनके जीडीपी वाइज। यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी मार्को रूबियो will discuss energy security, trade and defense cooperation with senior Indian official. US State Department spokesperson Tommy Pigott said in the statement on Tuesday. तो एनर्जी के ऊपर बात होने वाली है, ट्रेड के ऊपर बात होने वाली है और डिफेंस के ऊपर। अभी जो यूएस है ये चाहता है कि भारत यूएस से ट्रेड करे। अब ट्रेड किस चीज़ में? ऑब्वियसली हम टेक्नोलॉजी है इसमें तो ट्रेड करते ही है, लेकिन उसके सिवा भी वो है डिफेंस का ट्रेड करें, और प्लस उनसे जो इंपोर्ट है वो हम बढ़ाएं। जस्ट लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, सोयाबीन की बात उसने की थी पहले, फिर बाद में जो ऑयल है उसके लिए भी वो बात कर रहा है। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और बाकी भी चीज़ें हैं जिसमें एग्रीकल्चर इन्वॉल्व है, जिसके लिए भारत रिलक्टेंट है। भारत मना कर रहा है कि हाँ हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में ट्रेड नहीं चाहिए है, जहाँ पे इंपोर्ट अफेक्ट करेगा भारत के फार्मर्स को। तो भारत का स्टैंड उसमें काफ़ी क्लियर है, लेकिन यूएस प्रेशराइज करने की कोशिश करेगा, या फिर एक प्रेशर प्लस रिक्वेस्ट करने की कोशिश करेगा। अभी इसमें जो पार्ट आता है वो है डिफेंस का। तो डिफेंस का तो मैंने बात कर ही ली है, लेकिन इसके सिवा और भी है। जो इक्विपमेंट्स आते हैं वो हम यूएस से परचेस करें, ये यूएस का कहना है। अगर हम अभी तक का यूएस का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो यूएस के जो इक्विपमेंट्स है वो वन ऑफ द बेस्ट है, मतलब रशिया के, चाइना के वो लेवल के नहीं है। तो हमें यूएस के ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहिए, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन यूएस कभी भी भरोसे के लायक नहीं है। इसके पीछे में एक रीज़न है, क्योंकि यूएस ने अभी भी हमें तेजस दिया नहीं है। कल जाके वो कभी बोल सकता है कि हाँ हमें जो
प्रोडक्शन है उसमें इशू आ रहा है, रॉ मटेरियल्स हमें मिल नहीं रहे हैं, या फिर चेन सिस्टम में इशू आ गया है, तो हज़ारों वो बहाने दे सकता है कि हाँ, हमें ये देना नहीं है करके, ये इनडायरेक्टली बताने के लिए। तो यूएस जो है वो उतना भरोसे का नहीं है जितना रशिया है इस मामले में। व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूबियो विजिट टू इंडिया? Rubio is spending few days in India ahead of the meeting of the foreign minister from the informal Quad Security Forum, comprise the US, Japan, Australia, and India in New Delhi on May 26. The Quad, or the Quadrilateral Security Dialogue, has been referred as the Asian version of NATO. It was formed as a response to the rising power of China and has carried out joint military and naval exercise in the Indo-Pacific region. Rubio's visit also comes days after the Trump administration moved to dismiss the US criminal fraud charges against Indian billionaire Gautam Adani in the case in which he is accused of bribing Indian official with as much as $265 million to secure the contract and of lying of US investor to secure a solar energy project in India, allegation that his company has long denied. हम जानते हैं जैसे गौतम अडानी, जो अडानी इंडस्ट्रीज़ के ओनर है, उनके ऊपर एलिगेशन लगा था कि इन्होंने ब्राइब देने की कोशिश की थी $265 मिलियन की। इसके ऊपर काफ़ी बड़ा बवाल भी हो गया था। बार बार अडानी कंपनी इसको झुठला रही थी। फिर बाद में काफ़ी सारे रिपोर्ट सबमिट हुए, काफ़ी सारे ऑडिट्स हुए, फिर बाद में पता चला कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और ये बात इंडियन कोर्ट्स ने भी बताई थी, मतलब वहाँ पे जज ने बता दिया था कि हाँ, इसमें ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है करके। अब रही बात एलिगेशंस की, तो एलिगेशंस अभी निकल चुके हैं, क्योंकि ये एलिगेशंस ऐसे नहीं लगाए गए थे कि उनको कुछ लगा था कि यहाँ पे सही में कुछ हुआ है या फिर हो सकता है। ये एलिगेशन सिर्फ इसलिए लगे थे क्योंकि अडानी जितना पावरफुल होते जाएगा उतना पावरफुल भारत भी होते जाएगा। क्योंकि देखिए आप, अडानी काफ़ी सारी जगह पे पोर्ट्स बनाते जा रहा है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में बीड करते जा रहा है, बीड जीतते जा रहा है। सेम वेज भारत में भी वो चीज़ हो रही है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे इसका इफेक्ट होता है। अगर कोई कंट्री मैक्सिमम बीड्स अगर जीतते जाती है तो उनको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, कमाई होगी, उनका दबदबा बढ़ेगा, और ये चीज़ चाइना को भी नहीं चाहिए और यूएस को भी नहीं चाहिए। तो इसलिए ये चीज़ें ऐसे होती रहती है। ये सिर्फ अडानी के साथ नहीं, ये काफ़ी सारे कंपनीज़ के साथ में होते रहता है। जैसे हमने चंद्रयान मिशन किया था, सेकंड में हम फेलियर हो गए थे, तो तभी हमें दिखाया गया था कि हम गाय भैंस लेके आ रहे हैं, और जो चंद्रयान का जो मतलब जो मून को जिन्होंने कॉन्कर किया है, मतलब जिन्होंने वहाँ पे अपने सैटेलाइट भेजे हैं, उनके रूम के बाहर में खड़े हैं और हम गाय भैंस लेके खड़े हैं, ऐसा दिखाया गया था। एक कार्टून है, ये आपको इमेज पे भी दिख रहा है। तो ऐसे दिखाए जाते हैं ताकि एक डीमोरलाइज करने की कोशिश की जाए, और साथ ही साथ जो भारत की जो छवि है वो खराब की जा सकती है, इसलिए ये सब चीज़ें होती रहती है। द केस वॉज ड्रॉप बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, दैट इज DOJ, आफ्टर अडानीज प्लेज ऑफ 10 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन द यूएस। अभी यूएस में $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अडानी करने वाला है। इसके बाद में ये जो चार्जेस है वापस लिए गए। तो चार्जेस कितने गहरे थे, कितने संगीन थे, इससे पता चलता है कि आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए था, आपको ये चाहिए था कि अडानी थोड़ा सा रुक जाए, भारत थोड़ा सा रुक जाए, तो इसलिए ये चीज़ें हुई है। जब यूएस को पता चला कि हमारे पास में इन्वेस्टमेंट आने वाला है करके, तो यूएस ने ये चार्जेस निकाल दिए। ये चीज़ें ऐसे ही चलती है। सो दोस्तों, ये आज का हमारा वीडियो था। आई होप आपको पसंद आया।
यह वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।